Welcome to this Concept Explainer, brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम फिजिक्स के यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक कूलम्स लॉ इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, बचपन में वो प्लास्टिक कोम वाला एक्सपेरिमेंट किया है? कौन सा? वो बालों में रगड़ने वाला। हाँ, जब सूखे बालों में कॉम घुमाने के बाद उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं। हाँ, बिल्कुल किया है। वो कागज के टुकड़े तो लिटरली उछलकर चिपक जाते थे, जादू जैसा लगता था। एग्जैक्टली, जादू जैसा लगता है। पर कभी सोचा है कि वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? और जैसे ही कोम को थोड़ा सा भी दूर ले जाओ, वो अट्रैक्शन एकदम से इतना कम क्यों हो जाता है? ये तो है। जैसे कोई स्विच ऑफ हो गया हो। रीजन तो कुछ पता था कि फ्रिक्शन से चार्ज आ जाता है, पर ये दूरी बढ़ाने से फोर्स इतनी तेजी से क्यों कम होता है, ये अजीब है। मुझे तो लगता था कि डिस्टेंस डबल करने पर शायद फोर्स आधा हो जाना चाहिए। राइट। पर ऐसा फील नहीं होता, वो तो एकदम ही गायब हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है, और यही आज के टॉपिक का कोर है। अगर तुम दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आधा कर दो, तो उनके बीच का फोर्स डबल नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाता है। 4 तो ना, मतलब डबल का स्क्वायर। ये कैसे इतना अचानक चेंज? इसी कैसे को आज हम समझेंगे। ये सब कूलम्स लॉ की वजह से होता है। ओके। देखो, सबसे सिंपल शब्दों में कूलम्स लॉ बस ये बताता है कि दो रुके हुए इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स बस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, चार्ज कितना है, दूसरा, चार्ज कितना है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो ये चार्जेस के बीच की बातचीत को मेजर करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचो, ग्रेविटी विद अ ट्विस्ट। ग्रेविटी मतलब न्यूटन्स लॉ जैसा कुछ? हाँ, क्लास 11th में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। जैसे दो मास वाली चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही दो चार्जेस भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला भी वैसा ही होगा, F is proportional to m1 m2 upon r square, तो यहाँ q1 q2 upon r square। स्पॉट ऑन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। हाँ, वो सिर्फ खींचती है। वो एक वन वे हाईवे जैसा है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक टू वे हाईवे है। यहाँ दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी। एग्जैक्टली। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। अच्छा, तो ग्रेविटी सिर्फ खींचती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स खींच भी सकता है और धक्का भी दे सकता है। बिल्कुल। और एक हैरान करने वाली बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी के कंपैरिजन में अनबिलीवेबली स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10 to the power 39 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। 10 to the power 39 मतलब एक के आगे 39 जीरोज, इतना ज्यादा। हाँ। तो फिर हमें डेली लाइफ में ग्रेविटी इतनी फील क्यों होती है और ये फोर्स इतना नहीं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका रीजन ये है कि यूनिवर्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज लगभग बराबर है। तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए बड़े स्केल पर नेचर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें रिपल्शन नहीं होता। अच्छा, इसलिए सारे मास का इफेक्ट बस ऐड होता जाता है और हमें ग्रेविटी फील होती है। समझ गई। थर फेंकने से रिपल्स बनती हैं। जब ये स्फीयर्स पास होते हैं तो उनके रिपल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरैक्ट करती हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्स एक दूसरे को धक्का देती हैं। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे में मिल जाना चाहती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और डिस्टेंस बढ़ाने पर ये रिपल्स कमजोर पड़ जाती हैं, वो भी बहुत तेजी से। ठीक है, ग्रेविटी विद अ ट्विस्ट वाली एनालॉजी और रिपल्स का मेंटल इमेज, ये क्लियर है। तो अब इसका ऑफिशियल मतलब एग्जाम में लिखने वाला वर्जन क्या है? चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको आखिर डिफाइन कैसे करता है। प्लीज जरा लॉ का स्टेटमेंट पढ़ो। Force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका फॉर्मूला है F is equal to K Q1 Q2 R square. परफेक्ट। अब इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। F यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यूज हैं, और R उनके बीच का डिस्टेंस है। इस फॉर्मूले में ये K क्या है?
ये भी ग्रेविटी के जी जैसा यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या? गुड क्वेश्चन। ये जी जैसा कांस्टेंट तो है, पर यूनिवर्सल नहीं है। मतलब? इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि चार्जेस कहाँ रखे हैं, हवा में, पानी में या किसी और मीडियम में। फिलहाल जब चार्जेस वैक्यूम या एयर में होते हैं तब के की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लगभग 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओह, इस के को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी इतनी बड़ी वैल्यू ही इस फोर्स को इतना स्ट्रांग बनाती है। ओह, तो मीडियम बदलने से फोर्स भी बदल जाएगा? ये तो जरूरी पॉइंट है। हाँ, चलो पहले इस लॉ को आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ज्यादा चार्ज तो ज्यादा फोर्स। सिंपल। अगर एक चार्ज को डबल करोगे तो फोर्स डबल, और अगर दोनों चार्जेस को डबल करोगे तो फोर्स 2 × 2 यानी 4 गुना हो जाएगा। ओके। स्टेप 2, फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही सबसे जरूरी और ट्रिकी पार्ट है। जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। एग्जैक्टली जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, डिस्टेंस को डबल करने पर फोर्स 1/2² यानी 1/4 हो जाता है, और डिस्टेंस को आधा करने पर फोर्स 1/1/2² यानी 4 गुना बढ़ जाता है। और स्टेप 3, फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग लगता है जो दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जॉइन करती है। अच्छा। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, तो रिपल्शन होगा। हाँ, फोर्स रिपल्सिव होगा। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज profsam.com। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 = +2 μc और Q2 = +3 μc, और वो 3 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। ओके, उनके बीच फोर्स कितना होगा? ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे F = K Q1 Q2 R²। यहाँ K = 9 × 10⁻⁹, Q1 = 2 × 10⁻⁻6c, Q2 = 3 × 10⁻⁻6c, और R = 3 सेंटीमीटर्स, जिसे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो R = 0.03 मीटर्स हो जाएगा। एक्सीलेंट। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालो। F = 9 × 10⁻⁹ into 2 × 10⁻⁻6 into 3 × 10⁻⁻6 into 0.03 होल स्क्वायर। सही। तो न्यूमरेटर बनेगा 54 × 10⁻³ और डिनोमिनेटर बनेगा 9 × 10⁻⁴। सॉल्व करने पर F आता है 60 न्यूटन्स। अब बताओ, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए फोर्स रिपल्सिव होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को 60 न्यूटन्स के फोर्स से धक्का देंगे। बिल्कुल सही। और ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आगे आने वाले फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जैसे टॉपिक्स का फाउंडेशन है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। हाँ, जब हम देखेंगे कि अगर 2 से ज्यादा चार्जेस हों तो किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो वहां हम हर पेयर के लिए यही बेसिक लॉ यूज करेंगे और फिर उनका वेक्टर सम निकालेंगे। इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। समझ गई। एग्जैक्टली। अब आते हैं उन साइलेंट किलर्स पर, वो कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन में भी मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पहली और सबसे कॉमन गलती, स्टूडेंट्स डिस्टेंस और फोर्स के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप सोचते हैं। मतलब जैसे उन्हें लगता है कि डिस्टेंस को आधा करने से फोर्स डबल हो जाएगा। ये गलत है। हमेशा याद रखना है कि ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओह, मतलब डिस्टेंस को R नहीं R² की तरह सोचना है। तो अगर डिस्टेंस 3 गुना कम किया तो फोर्स 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। अब क्लियर हुआ? बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी गलती, स्टूडेंट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए अलग-अलग फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। चार्जेस का साइन प्लस या माइनस अपने आप डायरेक्शन बता देता है। अगर फाइनल फोर्स का साइन पॉजिटिव आता है तो वो रिपल्सिव है, अगर नेगेटिव आता है तो अट्रैक्टिव है। सिंपल। तो मैग्नीट्यूड के लिए F = K Q1 Q2 R² यूज करें और डायरेक्शन के लिए बस चार्जेस का साइन चेक कर लें। सही है। यस, फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड। अब तीसरी गलती, मीडियम को इग्नोर करना।
स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमेशा 9 × 10⁻9 ले लेते हैं। ये वैल्यू सिर्फ वैक्यूम या एयर के लिए है। अच्छा। अगर चार्जेस पानी या ऑयल में रखे हैं तो फोर्स कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी में दो चार्जेस के बीच फोर्स एयर के कंपैरिजन में लगभग 80 गुना कम हो जाता है। 80 गुना कम? वाओ! तो अगर एग्जाम में मीडियम मेंशन किया हो तो k की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी? ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत बड़ा। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अब इतनी सारी टेक्निकल बातों के बाद इस लॉ को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए? हाँ, कोई ट्रिक बताइए। इसके लिए दो मेमोरी एंकर्स हैं। पहला एक सिंपल निमोनिक है, CSI। CSI? हाँ, C फॉर कूलम, S फॉर स्क्वायर यानी इनवर्स स्क्वायर और I फॉर इंटरेक्शन। चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं, रिपेल या अट्रैक्ट। CSI? CSI। कूलम स्क्वायर इंटरेक्शन लॉ। ठीक है, ये आसान है। और दूसरा एक फिजिकल जेस्चर है। अपनी दोनों मुट्ठियों को दो पॉजिटिव चार्ज समझो। जब उन्हें पास लाओगे तो उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलो। फील द रिपल्शन। ओके। अब एक हाथ को पॉजिटिव और दूसरे हाथ की हथेली को नेगेटिव मानो और उन्हें पास खींचो, जैसे वो चिपकना चाहते हैं। फील द अट्रैक्शन। ये तो अजीब है पर काफी इफेक्टिव लग रहा है। इससे हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। तो चलो, आज हमने जो भी समझा उसे 3 सबसे जरूरी एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके, द 3 मेन टेकअवेज। पॉइंट 1, कूलम्स लॉ के अनुसार दो पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल शब्दों में F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R²। पॉइंट 2, सेम नेचर के चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। पॉइंट 3, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब मल्टीपल चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना हो तो हमेशा वेक्टर एडिशन यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन का नहीं। मतलब ये चैप्टर का ABC है, इस पे कमांड होना ही चाहिए। बिल्कुल। इस लॉ को समझना आगे के पूरे यूनिट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsam.com। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। पढ़ते रहिए।